हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर 3 हो चाहे 4 हो, जिनके पास कोई सब्जेक्ट है उसके लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। और अब आते हैं आज एक कंसेप्ट के ऊपर जहां पे हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, जहां पे मैं एक्सपेक्टेशंस को रिलेट करने की कोशिश करूंगा फिलिप्स कर्व के साथ। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहां जाके नोट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है। और 2 दिन वीडियोस नहीं आई उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, क्योंकि भाई इस टाइम पे थोड़ा सा बिजी चल रहा था मैं, इसी वजह से 2 दिन मैं वीडियोस नहीं बना पाया। ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। नोट्स प्रिपेयर कर रहा था मैं, नोट्स पढ़ रहा था, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह चेक कर रहा था कि मतलब सही बनाए हैं नहीं बनाए, प्रीवियस क्वेश्चन पर स्टडीज कर रहा था। आई बात समझ में? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस है ना कम से कम डेली आए, चाहे 2 या 3 वीडियोस बनाऊं पर डेली आए। आई बात समझ में? तो अब आते हैं आज एक कंसेप्ट के ऊपर जहां पे हम बात करेंगे फिलिप्स कर्व एंड थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशन के एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं यहां पे हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज ऐसी थी जो फिलिप्स कर्व ने छोड़ दी और वो एक्सपेक्टेशन के आते ही कंप्लीट हो गई। आई बात समझ में? और भाई ध्यान रखना, इस वाली जो टॉपिक है इसकी वीडियोस 2 या 3 बनाऊंगा मैं। मतलब हो सकता है ये पार्ट बने, इससे नेक्स्ट पार्ट बने और इसका नेक्स्ट पार्ट ही बने। तो हमेशा वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत ना बचे। क्योंकि अगर एक ही टॉपिक में मैंने इसके सारे कंसेप्ट खत्म कर दिए तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी। आई बात समझ में? अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर। तो एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व का मतलब क्या था, पहले वो समझते हैं। जो फिलिप्स कर्व था वो हम स्टडी कर चुके हैं कि वो फिलिप कर्व काम कैसे करता है, किन किन चीजों के बीच में रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश करता है। तो फिलिप कर्व वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्टैगफ्लेशन इन एन इकोनॉमी। जो फिलिप्स कर्व है ना वो स्टैगफ्लेशन को डिफाइन नहीं कर पा रहा था इकोनॉमी के अंदर। बात है स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखो, स्टैगफ्लेशन इकोनॉमी के अंदर एक ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जहां पे जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ कैसी होती है? ग्रोथ होती है हमारी स्लो। ठीक है, ग्रोथ हो गई हमारी स्लो। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो होता है बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हाई होगा। और जो तीसरी कंडीशन है वो है इन्फ्लेशन, वो ही बहुत ज्यादा मिलेगा। तो जब भी मैं इन 3 चीजों को रेट करने की कोशिश करूं, समझ जाना स्टैगफ्लेशन की बात हो रही है। कि यानी कि जब ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो हो, अरे क्या लिख दिया ग्रोथ की स्पेलिंग में मैंने, ठीक है, ग्रोथ स्लो हो। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो, बहुत ज्यादा हो, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो, इसको पता हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन। तो जो फिलिप्स कर्व था वो अनेबल था एक्सप्लेन करने में किसको? स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन को इन एन इकोनॉमी। वी नीड टू इंक्लूड एक्सपेक्टेशंस इन आवर एनालिसिस टू एक्सप्लेन स्टैगफ्लेशन। तो अगर मुझे स्टैगफ्लेशन शो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सपेक्टेशन को अगर मैं और ऐड कर दूं फिलिप्स कर्व के अंदर तो मैं आराम से क्या शो कर पाऊंगा? स्टैगफ्लेशन को शो कर पाऊंगा या फिर डिफाइन कर पाऊंगा ये किन चीजों की वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि इकोनॉमी जो है ना वो जनरली जो है बहुत कम ऐसा होता है जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम पे होती है, वो मेनली इन्हीं में रहती है, स्लो में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप जानते ही हो बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन समझते ही होगे, तो इतनी वीडियो बता चुका हूं, महंगाई लगातार राइज कर रही है। अब आगे समझते हैं। तो फिलिप्स कर्व इज एक्यूरेट इफ पीपल्स एक्सपेक्टेशंस रिमेन कांस्टेंट। तो फिलिप्स कर्व जो है ना वो क्या है? एक्यूरेट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही होता है। लेकिन दिक्कत कब है? जब वो कब तक सही रहेगा? जब तक जो पीपल्स की एक्सपेक्टेशंस है वो कांस्टेंट रहती है। यानी कि पीपल की एक्सपेक्टेशन सेम है, वो ना इंक्रीज कर रही ना डिक्रीज कर रही ना वो कुछ। लेकिन दिक्कत क्या है? अब मैं आपको समझाता हूं कि पीपल की एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, अगर लोग रहेंगे उनकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी आने वाले फ्यूचर से। आई बात समझ में? और जब वो उसके हिसाब से एक्ट करेंगे तो उसका फर्क किस पे पड़ेगा? फिलिप्स कर्व पे पड़ेगा। लेकिन दिक्कत है, फिलिप्स कर्व को यूज ही जब कर पा रहा था जब मेरे पास क्या हो, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे, जो कि पॉसिबल नहीं होता ज्यादातर इकोनॉमीज के अंदर। आई बात समझ में? क्योंकि पीपल है तो एक्सपेक्टेशंस जरूर होंगी। और आपने यही नहीं, मैं आपको बताता हूं, जितने भी हम लोग कर्व वगैरह पढ़ते हैं ना उनके कुछ ना कुछ असम्पशंस होती हैं, पहले से मान के चलते हैं कि ऐसा होगा तभी हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। और यहां पे वही केस है कि हम इसको अप्लाई जब करते हैं फिलिप्स कर्व को, जब एक्सपेक्टेशंस में किसी भी तरह का बदलाव ना आए लोगों के। द फिलिप्स कर्व विल चेंज इफ पीपल बिलीव दैट एक्सपेक्टेशंस। इसका मतलब क्या है? फिलिप कर्व में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। विल चेंज इफ पीपल बिलीव दैट एक्सपेक्टेशंस हैव चेंज। अगर पीपलों के जो लोग हैं, जो भी लोग रह रहे हैं, पीपल्स रह रहे हैं, हैव, उनके एक्सपेक्टेशंस हैव चेंज्ड, उनके एक्सपेक्टेशंस को चेंज कर दिया जाए या फिर उनके एक्सपेक्टेशंस में बदलाव आ जाए, उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं किसी की। अब दिक्कत ये भी है ना कि सबकी एक्सपेक्टेशन एक जैसी नहीं होती, वो डिपेंड करता है पीपल टू पीपल।
ठीक है। कई बार क्या होता है कि किसी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई होती है इकोनॉमी से, किसी की बहुत ज्यादा डाउन होती है, ठीक है, किसी की न्यूट्रल होती है, तो वो तो भाई लोगों के परसेप्शन पे डिपेंड करता है ना कि उसकी एक्सपेक्टेशन किस लेवल की है। आई बात समझ में? तो जैसे ही एक्सपेक्टेशन चेंज होगी, फिलिप्स कर्व में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। फॉर द फिलिप्स कर्व बोथ रैशनल एंड एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हैव सिग्निफिकेंट रेमिफिकेशंस। तो अगर मैं फिलिप कर्व की बात करूं तो हमने भी देखा था फिलिप कर्व को दोनों चीजें अफेक्ट करती हैं। हमने दो तरह की एक्सपेक्टेशंस पढ़ी थी, चाहे वो हमारी रैशनल एक्सपेक्टेशन हो, चाहे वो हमारी एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हो, दोनों की दोनों फिलिप्स कर्व में बदलाव लेके आ सकती हैं और हमें दोनों को ही डिस्कस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को मैं पार्ट्स में बनाऊंगा। आई बात समझ में? इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, इसकी मैं बात करूंगा एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस के साथ, रैशनल एक्सपेक्टेशंस के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई बात समझ में? तो दोनों के ही सिग्निफिकेंट रेमिफिकेशंस होते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब क्या, इंपॉर्टेंट चेंजेस लेके आते हैं ये लोग, ठीक है, ये दोनों एक्सपेक्टेशंस के टाइप। अब यहां समझते हैं फिलिप्स कर्व अंडर एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। तो चलो हो गया हमारा पार्ट शुरू। तो हमने यहां पे देखा कि फिलिप्स जो कर्व है उसको एक्सपेक्टेशंस कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिलिप कर्व को हम देखते ही जब है जब एक्सपेक्टेशंस क्या हो, कांस्टेंट हो, क्योंकि जैसे एक्सपेक्टेशन में चेंज आएगा फिलिप कर्व में बदलाव आ जाएगा। आई बात समझ में? और फिलिप कर्व में बदलाव होता है दोनों एक्सपेक्टेशंस की वजह से, चाहे वो रैशनल एक्सपेक्टेशंस हो चाहे वो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस हो। और अब हमें दोनों ही एस्पेक्ट को देख के चलना पड़ेगा कि कैसे रैशनल एक्सपेक्टेशंस चेंजेस लेके आते हैं किसके अंदर, फिलिप्स कर्व के अंदर, और कैसे एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन चेंज लेके आते हैं फिलिप्स कर्व के अंदर। एक एक डिस्कस करते हैं। तो फिलिप कर्व अंडर एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में, और ध्यान रखना ये वीडियो समझ में जब आएगी जब आप लोगों को एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस की डीप नॉलेज हो, जो मैं प्रीवियस वीडियोस में करवा चुका हूं अच्छे से एक्सप्लेन। आई बात समझ में? तो जाके आराम से पहले वाली वीडियोस देखना, वरना हो सकता है ये वाली वीडियो आपके बिल्कुल ऊपर से चली जाए, ठीक है। तो पहले इनको क्लियर करना कि एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं और रैशनल एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, क्योंकि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, टाइम वेस्ट होगा खामखा। अब यहां देखते हैं, in microeconomics real wages not nominal wages are the basic on which employees and companies decide whether to hire someone। हम सब जानते हैं वेजेस दो तरह की होती हैं, काफी बार बात कर चुका हूं। एक तो होता है रियल वेजेस, एक होता है नॉमिनल वेजेस। रियल वेजेस जो होता है जिसको हम बोलते हैं कि असलियत में वेजेस का बढ़ना, क्योंकि हम सिंपल सी बात है, अगर मैं कंपेयर करूं तो लोगों की सैलरी लगातार बढ़ती है, कभी 8% से कभी 10% इंक्रीमेंट लगातार आता है, लेकिन क्या उस इंक्रीमेंट का कोई बेनिफिट है? जब तक इन्फ्लेशन हो रहा है कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर सपोज करो सैलरी किसी रेट से इंक्रीज हुआ, इन्फ्लेशन किसी रेट से इंक्रीज हो गया, तो उसकी सैलरी कुछ नहीं बढ़ी, यानी कि रियल वेज अभी भी वही है जो पहले थी, ठीक है, सिर्फ नॉमिनल वेजेस इंक्रीज हो रही है। तो ध्यान रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखा जाए तो रियल वेजेस, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स रियल वेजेस नॉट नॉमिनल वेजेस आर बेसिक ऑन विच एम्प्लॉइज एंड कंपनीज डिसाइड वेदर टू हायर समवन। मतलब नॉमिनल वेजेस से कुछ नहीं होता। लोग क्या बनाना चाहते हैं? नॉमिनल वेजेस नहीं, वो बनाना चाहते हैं रियल वेजेस, यानी कि उनकी इनकम असलियत में बढ़े, क्योंकि जब उनकी रियल वेज बढ़ेगी ना, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, वो खुश होंगे। तो रियल वेजेस जो है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये डिफाइन करता है कि एम्प्लॉइज जो है, ठीक है, एंड कंपनीज वेदर टू हायर समवन, कि किसको हायर करना चाहिए। मतलब रियल वेजेस वो बेसिस होता है जिसके जरिए एम्प्लॉइज और कंपनीज दोनों ये सोचती है किसको हायर करना चाहिए और कब हायर करना चाहिए, कितने रेट पे हायर करना चाहिए। तो सब कुछ डिफाइन कौन करता है यहाँ पे? रियल वेजेस। आगे समझते हैं, ठीक है। फ्राइडमैन एंड फिलिप्स क्लेम दैट एक्सपेक्टेशंस आर इंपॉर्टेंट। तो जब मैं बात करूंगा फिलिप्स की, तो फिलिप्स ने तो अपना कर्व दे दिया था, उसने एक्सपेक्टेशंस को इग्नोर कर दिया। लेकिन यहां पे दो इकोनॉमिस्ट और आए, फ्राइडमैन एंड फिलिप्स क्लेम दैट एक्सपेक्टेशंस आर इंपॉर्टेंट, कि एक्सपेक्टेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशंस ही डिराइव करते हैं। आपका सिर्फ एक कर्व विदाउट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, वो बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इन्होंने क्या बोला कि एक्सपेक्टेशन का आना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस करें। तो देयरफॉर व्हेन कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम आउटपुट, जब हम इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालते हैं, इक्विलिब्रियम आउटपुट आप लोगों को पता होगा वो आउटपुट होता है जहां पे इकोनॉमी स्टेबली अच्छे से चल रही होती है। और समझ में, ना तो आउटपुट बहुत ज्यादा कम, ना आउटपुट बहुत ज्यादा, ठीक है, इकोनॉमी में है जिसकी वजह से नुकसान हो। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है, एंड वेज रेट, इक्विलिब्रियम वेज रेट भी होता है कि क्या वेज रेट पूरी इकोनॉमी में होना चाहिए कि इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। कंसिडरेशन शुड बाय गिवन टू कांसेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड रियल वेज। इससे क्या कांसेप्ट आता है हमारा? एक्सपेक्टेड रियल वेज, ठीक है, कि वेज को सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि वेज जो है एक तो वर्कर और कंपनीज के जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं वो मिलकर डिसाइड करें, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। एक होता है एक्सपेक्टेड वेज लेवल, कि भाई सबके सब सोचते हैं ना ये कि मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होनी चाहिए, मेरे को एक्सपेक्टेड कितना वेज मिलना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रियल वेज। कि कोई भी मजदूर, कोई भी एम्प्लॉइज, कोई भी लेबर इकोनॉमी में,
ठीक है, कितनी वेज चाहता है कि उसे कितना पैसा मिलना चाहिए उसके काम के लिए। अब तुम बोलोगे कि भैया चाह तो सबकी बहुत होती है कि मेरे को इतना पैसा मिलना चाहिए, मिलेगा नहीं ना। हाँ, तो उसके लिए और ही फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी एक तो दिमाग में रहता है इतना तो कम से कम मुझे मिलना ही चाहिए, वरना मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ना अपनी फैमिली को अच्छे से रन कर पाऊंगा। आई बात समझ में? हाँ, अगर कोई सोचा है कि मेरे को तो 1 लाख 1 करोड़, हो सकता है उसके पास कोई स्किल ना हो जिससे वो काम कर सके, उसको सैलरी चाहिए, हायर सैलरी, फिर सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि स्किल सेट भी अफेक्ट करते हैं कैसे, वेजेस को। आई बात समझ में? तो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो वेज को अफेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी एक कंसेप्ट आता है एक्सपेक्टेड रियल वेज, यानी कि लोगों की सोच क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है कि उन्हें कम से कम कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। अब आगे समझते हैं, नोट में क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज टिपिकली साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जो एम्प्लॉयज हैं, अब इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है जो मैं पढ़ाने वाला हूं, जो एम्प्लॉयज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, किसके साथ? कंपनीज के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ। देखो दो वर्ड बोलता हूं मैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर वो होता है जो जॉब पे रखता है, एम्प्लॉय होता है जो जॉब करता है। आई बात समझ में? तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब दिक्कत क्या है कि जब भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो मार्केट में कुछ भी हो, इकोनॉमी में कुछ भी हो, वो सैलरी उसे देनी ही पड़ेगी जब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो। यानी कि अब अगर वर्कर चाहे, मान लो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, अब वर्कर सोच रहा है मैं तो इतनी सैलरी में काम नहीं चला पा रहा, और जब मैं इतनी सैलरी में काम नहीं चला पा रहा, मैं बात करता हूं अपने मालिक से मेरी सैलरी बढ़ा दे, पर वो नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बन चुका है, और जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड खत्म नहीं होता उसे उसी सैलरी में काम करना पड़ेगा। लेकिन इसका नुकसान मालिक को भी हो सकता है। दोनों से समझते हैं, पहले वर्कर को नुकसान होगा जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। लेकिन सपोज करो मार्केट में डिफ्लेशन आ गया और लेबर्स जो है वो और सस्ते में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब भी मालिक को ज्यादा वेज ही पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बन चुका है। तो नुकसान दोनों को हो सकते हैं, मालिक को भी, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयर्स को भी और एम्प्लॉइज को भी। तो यहां पर हमने क्या देखा इस पॉइंट में, एम्प्लॉइज टिपिकली साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद देयर एम्प्लॉयर्स। तो जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, वो साइन कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट किनके साथ? अपने एम्प्लॉयर्स के साथ। सैलरी कैन नॉट बी एडजस्टेड, सैलरी को एडजस्ट नहीं कर सकते व्हाइल कॉन्ट्रैक्ट इज इन इफेक्ट, जब तक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपनी इफेक्ट में है। चेंजेस ओनली बी मेड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट हैज एक्सपायर्ड। चेंजेस कब आएंगे? जब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? हमारा एक्सपायर हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, वो दोबारा नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने जाएंगे, तब हम चेंजेस कर सकते हैं, तब वर्कर अपनी सैलरी, अपनी वेजेस को बढ़ा सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्केट या फिर इकोनॉमी सिचुएशन। तो ये हमारे पास था। अभी हमारे पास एक कर्व है, अभी देखो ये हमारे पास है इंटरेस्ट रेट, किस पे? वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कितना है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अगर मैं यहां पे देखूं अलोंग द SRPC 1, ठीक है, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं ना, तो इसमें पता है क्या पॉइंट होता है कि हमारी इकोनॉमी में कब दिक्कत ज्यादा बढ़ रही है। सपोज करो मैं आपको बोलता हूं इकोनॉमी प्रेशर में कब है, मैं उसको कुछ चीजें समझाता हूं आप लोगों को। सपोज करो इन्फ्लेशन जो है एक्सपेक्टेड रेट से कम हुआ, इन्फ्लेशन कम हुआ, तो जो लेबर्स हैं वो कम वेजेस में भी गुजारा कर लेंगे और वो ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी हमारी किसी भी तरह की प्रेशर में नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी। लेकिन सपोज करो मैं आपको एक बात समझाता हूं, वो क्या कि जब इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, अब दो चीजें होंगी, या तो एम्प्लॉयर्स फटाफट सैलरी बढ़ा दे और एम्प्लॉयज डिमांड भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने की वजह से वो सेम वेज पे अपना खर्चा नहीं कर पाएंगे, अपनी सैलरी, उस सैलरी से खर्चा नहीं कर पाएंगे। सपोज करो जो इन्फ्लेशन है वो काफी रेट से बढ़ गया, लेकिन सैलरी सेम रेट पे है, तो क्या वो अपनी सारी डिमांड्स को फुलफिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो जो भी कंजप्शन कर रहे थे वो भी कंजप्शन उन्हें क्या करनी पड़ेगी? स्किप करनी पड़ेगी या फिर सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो इस चक्कर में होगा क्या? उनको होगा नुकसान, तो वो डिमांड करेंगे एम्प्लॉयर से कि मेरे को क्या बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो। इस तरीके से जो है ना इकोनॉमी जो है वो किस में आती है? प्रेशर में आती है। जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इकोनॉमी और तेजी से क्या आएगी? प्रेशर के अंदर आएगी। वो भी कैसा प्रेशर? इन्फ्लेशन के प्रेशर के सर कम नहीं किया गया। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कोविड के बाद ना बहुत सारी मार्केट्स है, चाहे मैं बात करूं यूके की, यूरोपियन मार्केट्स, खासकर इंडिया थोड़ी कम आई, लेकिन बाकी सारी मार्केट्स जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्लेशन में चली गई थी। इन्फ्लेशन लगातार राइज अप कर रहा था, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे एक्शंस लिए गए, ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शंस लिए जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। वरना जब भी इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता है ना, रिसेशन आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इस तरीके से कई बार हम क्या होते हैं, एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक रिसेशन के ट्रैप में फंस जाते हैं। आई बात समझ में? तो यही यहाँ पे होता है कि जब भी अगर इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ेगा और सैलरी तेजी से नहीं बढ़ेगी तो इकोनॉमिक प्रेशर में आएगी, लोग अपना जॉब छोड़ना शुरू कर देंगे। उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि जब मुझे लगता है कि भाई मुझे मेरे हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा, तो मैं
लोग काम करना कम पसंद करते हैं। ठीक है, इसको मैंने एक टॉपिक में पढ़ाया भी था, लीजर वाइज टॉपिक में, शायद प्रीवियस सीरीज वगैरह में पढ़ाया हुआ आप लोगों को, आई बात समझ में। तो उसकी वजह से ना लोग जॉब छोड़ना शुरू कर देते हैं, अरे जिसकी वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है और इकोनॉमी में दबाव बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसी पॉइंट पे डिस्कस किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है अलोंग द एसआरपीसी कर्व, ये हमारे पास एक एसआरपीसी कर्व है। ठीक है, कर्व 1, देयर में बी ट्रेड ऑफ बिटवीन, यहां पे ट्रेड होता है किसके बीच में, इन्फ्लेशन के बीच में और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। ठीक है, रियल वेजेस विल डिक्रीज, रियल वेज कब डिक्रीज करेगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो रियल वेज है, जो भी अमाउंट उनका जो भी वेजेस मिल रहे हैं उनको क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो रियल वेजेस विल डिक्रीज इफ इन्फ्लेशन राइजेस बिकॉज एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिवेंट एन इंक्रीज इन नॉमिनल वेजेस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं तो बेसिक मार्केट में इन्फ्लेशन किसी भी रेट पे है, वो सैलरी नहीं बढ़वा सकते। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, रियल वेजेस विल डिक्रीज इफ इन्फ्लेशन राइजेस बिकॉज एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिवेंट एन इंक्रीज इन नॉमिनल वेजेस, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कभी भी नॉमिनल वेज को बढ़ने ही नहीं देंगे, क्योंकि मालिक क्यों बढ़ाएगा, मालिक बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है भाई, और कॉन्ट्रैक्ट ये बना था कि इस टाइम पीरियड तक आप लोगों की सैलरी यही रहेगी। और ये सैलरी क्यों रहेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं। अब आपको चाहे मार्केट में इन्फ्लेशन आए चाहे डिफ्लेशन आए, क्योंकि डिफ्लेशन आता तो मुझे नुकसान होता, इन्फ्लेशन आए तो आप लोगों को नुकसान होगा। आई बात समझ में, तो इस तरीके से सैलरी उनकी नहीं बढ़ाई जाएगी। एज अ रिजल्ट बिजनेसेस विल हायर मोर वर्कर्स, लेकिन बिजनेस को क्या करने पड़ेंगे, मोर वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे, लोअरिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाए, कम हो जाए। क्योंकि लोग को जब वेजेस कम मिलेंगे, उसका लोग जॉब छोड़नी शुरू कर दें या फिर काम में थोड़ी सी कम दिलचस्पी ले। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा था कि एम्प्लॉइज को भी जो है ना, वो मोटिवेट रखना बहुत जरूरी होता है। और उन्हें मोटिवेट कौन करता है, जो उनके पास क्या आता है, पैसा, यानी कि मनी। ठीक है, जब उनकी मनी से डिमांड ही फुलफिल नहीं होगी तो काम को पूरी शिद्दत से नहीं करेंगे, और जब काम को शिद्दत से नहीं करेंगे तो आउटपुट उस लेवल पे प्रोड्यूस नहीं होगा जिस लेवल पे प्रोड्यूस होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं नए एम्प्लॉइज को हायर करना पड़ेगा उस आउटपुट लेवल को वापस अचीव करने के लिए। आई बात समझ में। और ये राइस का ग्राफ हमारा, ये देखो एसआरपीसी 1 से एसआरपीसी 2 चला गया। इसमें शिफ्ट क्यों आया, उसके दो ही रीजंस हैं। एक तो पहली बार यहाँ पे देखो इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, वो तो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। आई बात समझ में। तो पहले हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे था जब इंटरेस्ट रेट हमारा इतना था, इसको हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं कि इन इंटरेस्ट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में क्या रिलेशन होता है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गई, हमारी बढ़ गई। आई बात समझ में। तो ये हमारा ग्राफ था एसआरपीसी, और एसआरपीसी 2 पे शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को या फिर एम्प्लॉयर्स को अपनी उनकी सैलरी बढ़ानी होगी। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पे तो नहीं बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन जब नए वर्कर्स हायर होंगे तो उनको तो उन्हें एज अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन ही सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जैसे ही इनके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाएंगे, ये भी अपनी सैलरी इंक्रीज करने की डिमांड करना शुरू कर देंगे। आई बात समझ में। मिलते हैं भाई फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं यहां पे तो मैंने बात करी एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस की, लोगों की सोच क्या है एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। ठीक है, और उसका फर्क क्या पड़ता है फिलिप्स कर्व के ऊपर। लेकिन मैं बात करूंगा रैशनल एक्सपेक्टेशंस की, क्या प्रभाव पड़ते हैं किसके ऊपर, फिलिप्स कर्व के ऊपर। आई बात समझ में। तो मैं आपसे इसकी मैं एक वीडियो भी और बनाने वाला हूं, तो वो वीडियो सीरीज वाइज देखना, और हमेशा किसी भी ना प्लेलिस्ट में वीडियो को सीरीज वाइज ही देखा करो, आपको किसी भी कंसेप्ट में किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। आई बात समझ में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।